अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है। अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों। तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है। माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी दो दो अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के दो दो अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे
तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं। अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा। लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे, क्या कह रही हो बहू? कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है। ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। बादल काका अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कप्पा और बिजली कभी घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कप्पे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कप्पा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कप्पा बिजली कप्पी और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कप्पी की दूसरी बड़ी बहू आती है।
अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलौटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का पी की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली का पी का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी फोन काट देती है। बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कवि की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल का पापा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली का भी सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कौवे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाज़ें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म